आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक और नए टॉपिक को। टॉपिक का नाम है रिकंस्ट्रक्शन। इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि हिटलर ने ना थोड़ा बहुत अच्छा काम भी किया था जर्मनी के लिए, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और टॉपिक के नाम से आपको मालूम चल रहा होगा रिकंस्ट्रक्शन मतलब कि जो भी तबाही वॉर में हुआ था उसको थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, रिकवर किया, है ना, रिकंस्ट्रक्ट किया। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, पिछले वाले क्लास का बस हम एक टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर, उसके बाद फिर इस टॉपिक को आपस में कनेक्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में टॉपिक पढ़ा था दी डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था, अच्छा यहाँ पे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि हिटलर जब पावर में आया तो उसको लोगों ने चुना था, यानी कि लोगों ने वोट दिया था और लोगों को नए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ज़रूरत था, तो लोगों ने उसको वोट भी दिया और वो चुनाव जीत भी गया था। याद कीजिए कितना था, 37% वोट ना, 37% वोट उसको अकेला मिला जर्मनी में, और वो जर्मनी का उस समय पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन गया हमारा। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ज़रूरत था एक नई पार्टी का, और वो पार्टी का जो डिमांड है वो किसने फुलफिल कर दिया, नाजी पार्टी ने कर दिया। और उसका लीडर कौन बन गया, हिटलर। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जानते थे। बात तो हमारा आगे और तब बढ़ गया जब सबसे बड़ा पद इसको मिल गया। किसने दे दिया था, वहाँ का प्रेसिडेंट जो हिंडनबर्ग थे, उन्होंने सबसे बड़ा पद जर्मनी का इसको दे दिया हिटलर को, और वो पद का नाम था चांसलरशिप, है ना। तब इसका ना थोड़ा सा घमंड और बढ़ गया, यानी कि हिटलर को लगा कि यार सबसे बड़ा पावर हमारे हाथ में आ गया, तो अब शांत तो नहीं बैठना चाहिए, यानी कि ये अपना अब असल रूप दिखाना चालू करने लग गया। हालांकि आपने पढ़ा भी है कि जब ये पावर में शुरू में आया था तो लोगों के सामने इन्होंने एक से एक वादा किया था, यानी कि लोगों के सामने इन्होंने ऐसा ऐसा वादा किया कि लोगों के लिए एक तरीके से मसीहा बन गए थे, है ना। तो लोगों ने इसको वोट भी दिया था और ये जीत भी गया था। लेकिन जब इसको चांसलरशिप बना दिया गया, मतलब कि जब सबसे हाईएस्ट पावर इनके हाथों में दे दिया गया, तब इसका घमंड थोड़ा सा बढ़ गया था। ठीक है, और अब चूंकि भाई आप सबसे बड़ा पद आपके हाथ में है, जर्मनी के सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे, आप जो बोलेंगे वो लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है, यही सब धीरे धीरे अब चीज़ यहाँ पे होने लग गया था। और जैसे ही हिटलर पावर में आया, उन्होंने डेमोक्रेटिक रूल को पूरी तरीके से जर्मनी से ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जर्मनी में डेमोक्रेसी जैसा चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ पे चलेगा तो केवल मेरा राज चलेगा, यानी कि चलेगा तो केवल डिक्टेटरशिप ही चलेगा और यहाँ पे कुछ नहीं चलेगा। और हमने देखा भी था कि डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया था, पार्लियामेंट में ही आग लगवा दिया था, है ना। और उस पार्लियामेंट में बेसिकली हमारे पहले क्या थे, डेमोक्रेटिक रूल वाले सारे कागज पत्तर ये सब थे। और यानी कि जब हमारे वो वेमार रिपब्लिक जब रूल कर रहा था, तो उस समय पे तो एक तरीके से जर्मनी में डेमोक्रेसी ही था। तो ये जर्मनी के जो हिटलर थे ना, इनको डेमोक्रेसी बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये चाहता नहीं था कि डेमोक्रेसी का एक छोटा सा हिस्सा भी पार्लियामेंट में देखने को मिले। इन्होंने पूरे पार्लियामेंट में आग लगवा दिया, सोचो। ठीक है, और इससे क्या हुआ, पूरा का पूरा कागज पत्तर जल गया और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब जर्मनी में डेमोक्रेसी जैसा चीज़ कुछ नहीं है, केवल है तो मेरा रूल है और कुछ नहीं है, जो बोलेंगे वो मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे फिर हम लोगों ने देखा था कि अब जितने भी विरोधी लोग थे जो हिटलर को पसंद नहीं करते थे, उनको इन लोगों ने पकड़ पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में डालना चालू कर दिया। और कंसंट्रेशन कैंप बेसिकली क्या था, एक ग्राउंड था जिसको कि नंगे वायर से घिरा हुआ रहता था वो एकदम पूरा, और उसमें हाई वोल्टेज करंट दौड़ता रहता था। कोई आदमी उसको गलती से भी यदि टच कर लेता था तो वो जिंदा वहीं पे मर जाता था शॉक के वजह से। ठीक है, आगे उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने 3 मार्च 1933 को इनेबलिंग एक्ट लेकर आता है हिटलर, और इनेबलिंग एक्ट के तहत ये कहा गया कि अब जर्मनी में फुल्ली डिक्टेटरशिप है, यानी कि सारा पावर किसके हाथ में है, हिटलर के हाथ में। इन्होंने पूरी तरीके से ऐसा कर दिया। और जितने भी पार्टी थे, नाजी पार्टी को छोड़कर जितने भी दूसरे पार्टी थे, सारे पार्टी को इन्होंने बैन कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया। बोला कि एक ही पार्टी यहाँ पे होगा, वो भी होगा नाजी पार्टी, बाकी कोई पार्टी यहाँ पे नहीं चलेगा। सबको इन्होंने बैन कर दिया। ठीक है, और चाहे वो पूरे कंट्री का बात हो, चाहे मीडिया का हो, आर्मी का हो, जुडिशरी पे हो, हर एक जगह पे इसी का पूरा कंट्रोल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि जर्मनी के अंदर पुलिस पहले से भी थे हमारे पास, लेकिन इन्होंने अपना स्पेशल पुलिस तैयार किया था जो क्या कर सकेगा, नॉर्मल ड्रेस में रहेगा और लोगों के बीच में रहेगा। यदि वहाँ पे देखेगा कि कोई आदमी जर्मनी के हिटलर के बारे में, कहने का मतलब सिंपल सा, हिटलर के बारे में यदि कोई आदमी कुछ गलत बोलेगा तो उसको तुरंत पकड़ेगा और तुरंत उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देगा। ठीक है, और कुछ सीक्रेट पुलिस का नाम यहाँ पे था, जैसे गैस्टेपो,
एसएस, सिक्योरिटी सर्विस और क्रिमिनल पुलिस, है ना, ये सब था हमारा नाम। उसके बाद ये सब बेसिकली दर्शा क्या रहा था, ये सब दर्शा रहा था हिटलर के पावर को, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी लोग क्राइम, मतलब जो भी लोग हिटलर को पसंद नहीं करते थे उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता था बिना किसी लीगल प्रोसीजर का, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। यानी कि यहाँ तक में हम लोगों ने हिटलर के अच्छे चेहरे के बारे में देखा तो बुरे से बुरे चेहरे के बारे में भी देखा। लेकिन अब हिटलर ने ना थोड़ा सा क्या किया, अपना काम बेहतरीन किया और जर्मनी को उन्होंने थोड़ा सा आगे लेकर गए ये। और इस टॉपिक में बेसिकली हमको और एक चीज़ पढ़ने को मिलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे था। याद रखिएगा जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं शायद इसी में होगा, एक मिनट देख लेते हैं पहले। हाँ इसी में है, बिल्कुल इसी में है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टॉपिक में हमको ये समझने को मिलेगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यदि हुआ था हिटलर के वजह से तो कैसे हुआ था, उसके पीछे का रीजन क्या था। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये हम लोगों ने सबसे पहले वाली क्लास में पढ़ा है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने केवल ये पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके किसके बीच में लड़ा गया था, कौन जीता था। लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के वजह से हुआ कैसे, वो हम लोगों को इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेल्मर स्टैट, स्टैट कह सकते हैं आप इसको, हेल्मर स्टैट कह सकते हैं। अब देखो चूंकि भाई आपको लोगों ने चुना था, आप बेसिकली लोगों ने चुना, आप अलग बात है कि आप बाद में जाके तानाशाह बन गए, लेकिन लोगों ने आपको वोट देकर चुना था तो लोगों का कुछ आशा था आपके प्रति जो कि आपने पूरा नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हिटलर, याद कीजिए, प्रॉमिस भी तो किया था ना कि हम जब पावर में आएंगे तो जर्मनी को बेहतर कंट्री बनाएंगे, पावरफुल कंट्री बनाएंगे। तो ये थोड़ा सा काम जर्मनी को बेहतर बनाने के लिए करता है। और ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है जो कि पूरे कंट्री में डेवलपमेंट किस प्रकार से होना है उसका पूरा नॉलेज रखता है, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं हिस्टोरियन, हिस्टोरियन का मतलब क्या हो गया, जो हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानता है। उसी प्रकार से हमारा होता है इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट का मतलब है कि जो कंट्री के डेवलपमेंट कैसे करना है, यानी कि किसी कंट्री को आगे कैसे लेके जाना है, वो उस प्रकार के इंसान को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिस्ट। और वही एक नाम था यहाँ पे हेल्मर स्टैट, और ये एक इंसान का नाम है हेल्मर स्टैट। और ये बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था जिनको ये पूरा नॉलेज था कि आखिर जर्मनी कैसे तरक्की कर पाएगा। तो हिटलर ने किसको बुलाया, हिटलर ने बुलाया इस आदमी को, हेल्मर स्टैट को, चूँकि बहुत बड़े प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट थे। और हिटलर ने इसको कहा कि देखो तुमको हम एक काम दे रहे हैं, काम ये है कि तुम हमको बताओ कि जर्मनी को आगे कैसे बढ़ाना है, क्योंकि हम क्या हैं, हम हैं डिक्टेटर, हमको ये सब नहीं पता है। कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में किसको पता है, तुमको पता है। तो तुमको हम ये जिम्मेदारी देते हैं कि तुम हमको बताओगे कि आखिर जर्मनी को आगे कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो हेल्मर स्टैट ने ठीक बोला कि ठीक है भाई, आप तो हिटलर हैं, आप जो बोलेंगे वो हमको करना पड़ेगा। तो इन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया। अब होता क्या देखो, हेल्मर स्टैट एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब हेल्मर स्टैट क्या चाहते थे भाई, अब आपको जिम्मेदारी मिला है कि जर्मनी को कैसे आगे लेके जाना है, और वो भी जिम्मेदारी आपको डायरेक्टली दिया किसने, हिटलर ने दिया। आप ठुकरा नहीं सकते हैं बातों को, आपको मानना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। तो जो हेल्मर स्टैट थे, चूँकि पहले बात तो ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, तो इनको पता था कि कंट्री कैसे आगे लेके चलना है। इन्होंने दो सजेशन दिया हिटलर को। पहला सजेशन ये दिया कि देखो भैया, कंट्री हमारा जो जर्मनी है ना बहुत डूब चुका है, आपको भी पता है हमको भी पता है, क्योंकि दोनों वॉर हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट वॉर सेकेंड वॉर दोनों हम लोग देख चुके हैं। तो पहला क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। प्रोडक्शन का मतलब है कि अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा सामान आपको बनाना पड़ेगा। अब वो सामान कुछ भी हो सकता है, बैग हो सकता है, मशीन हो सकता है, गाड़ी हो सकता है, अनाज का खेती हो सकता है, कुछ भी करो, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करो। अब ऑब्वियस ये बात है ना भाई, जब आप प्रोडक्शन करेंगे, आपके पास अनाज सामान ये सब ज़्यादा होगा, तो आप खुद भी इस्तेमाल कर पाएंगे और दूसरे कंट्री को भी बेच पाएंगे। जब आप दूसरे कंट्री को बेचेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो आपका कंट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो हेल्मर स्टैट ने जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहला सजेशन क्या दिया, फुल प्रोडक्शन का, ठीक है। और दूसरा दिया फुल एम्प्लॉयमेंट का। ये फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि हर लोगों को रोजगार दो। और ऑब्वियस ही बात है ना, आप जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो लोगों को रोजगार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यानी कि आप ज़्यादा खेती करेंगे, ज़्यादा कार बनाएंगे, ज़्यादा मशीन बनाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे लोगों का जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये दो तरीका
हेल्मरस्चाट ने हिटलर को बताया कि देखो भैया, यदि तुमको कंट्री डेवलप करना है अपना जर्मनी, तो ये 2 काम आपको पहले करना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों काम को करने के लिए फंड कहाँ से आएगा? स्टेट से आएगा। यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री का है, यानी कि गवर्नमेंट का है, सिंपल सा। तो ये सब काम करने के लिए जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट से आएगा, यानी कि पैसा आप ही को देना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, यानी कि इस काम को करने में जो पैसा लगेगा वो कौन देगा? स्टेट देगा, यानी कि गवर्नमेंट देगा। हिटलर को थोड़ा बहुत ठीक भी लगा। हिटलर को ठीक क्यों लगा? क्योंकि अभी फिलहाल हिटलर को सबसे ज़्यादा जरूरत किस चीज़ का है? कंट्री को डेवलप करने का है, क्योंकि बहुत डूब चुका था, है ना। आगे बढ़ते हैं, होता क्या है फिर? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वोल्क्सवैगन। अब चूंकि भाई सबसे बड़ा जिम्मेदारी मिल गया है हेल्मरस्चाट को, तो उन्होंने क्या किया? स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के तहत, यानी कि गवर्नमेंट से पैसा लेकर इन्होंने क्या किया? जर्मनी का एक सुपर हाईवे बना दिया। और सुपर हाईवे इसलिए बनाया गया ताकि ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो सके, गाड़ी वाड़ी आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला ये किया गया। और दूसरा, जर्मनी के अंदर बहुत सुंदर गाड़ी का डिजाइन किया गया, कार का। वो कार का नाम था वोल्क्सवैगन। और वोल्क्सवैगन हम लोगों को आज भी सुनने को मिलता है ना। हाँ, बहुत बड़ा मतलब दबदबा है इस कंपनी का, है ना। लेकिन उस समय पे जो ये वोल्क्सवैगन बना होगा उसका मॉडल कुछ और रहा होगा, आज का मॉडल कुछ और है। ठीक है, तो हाँ, तो हेल्मरस्चाट अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहा था, यानी कि सारा पैसा सरकार से ले रहा था, सरकार मतलब हिटलर से ले रहा था, और ये सब काम ये कर रहा था, सिंपल। तो सुपर हाईवे बना दिया भाई, बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था। और वहाँ पे वोल्क्सवैगन नाम का एक कार निकाला। और कार निकालने का सिंपल सा मतलब है कि गरीब आदमी भी उस कार को अफोर्ड कर सके। और ऑब्वियस ही बात है, यदि गाड़ी आदमी खरीदेगा तो प्रॉफिट किसका बढ़ेगा? हिटलर का ही बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा जो जर्मनी था वो एक अच्छे रास्ते पे चलना चालू हो गया था। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है। हिटलर एक्वायर्ड क्विक एक्सेस इन फॉरेन पॉलिसी, लाइक हिटलर पुल्ड आउट हिज कंट्रीज नेम, यानी कि जर्मनी, फ्रॉम द लीग ऑफ नेशंस इन 1933 एंड रीऑक्यूपाइड द हिनलैंड रिनलैंड इन 1936। याद कीजिए, हम आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहेंगे। जब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गए थे, यानी कि जर्मनी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार गया था, तो याद कीजिए रिनलैंड को कब्जे में कर लिया था। अब ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आखिर रिनलैंड को अपने कब्जे में लिया किसने था। ठीक है, हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिनलैंड को अपने कब्जे में किसने लिया था। हालांकि रिनलैंड किसका जगह है बताओ? जर्मनी का है, लेकिन इसको अपने कब्जे में लिया कोई और कंट्री था, है ना। अभी आपको नहीं बताना है, ऑनलाइन वाले बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो, मतलब कि जर्मनी का जो ये रिनलैंड एरिया किसी कंट्री ने अपने कब्जे में ले लिया था, उस कंट्री से रिनलैंड एरिया को छुड़वा लिया किसने? हिटलर ने। तो अच्छा काम कर रहा है भाई। ठीक है, आगे आगे क्या होता है, यानी कि रिनलैंड एरिया जिस भी कंट्री ने लिया था उस कंट्री से हिटलर ने इसको छुड़वा लिया और अपने अंडर में इसको दोबारा कर लिया। ठीक है, आगे इन 1938 हिटलर इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। अब हिटलर ने क्या किया, चूंकि भाई ये तो पहले से बहुत पावरफुल था, चूंकि हिटलर के पास सारा पावर आ चुका था, इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया को और जर्मनी दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, और दोनों को एक करना इसके लिए कोई बड़ा बात नहीं था, इसके लिए खिलौना था एक तरीके से, जो ये जो चाहते उस समय पे कर सकते थे, क्योंकि अल्टीमेट पावर इसी के हाथ में था। और आपको याद आ रहा हो तो जर्मनी मतलब सिंपल सा जो हिटलर हमारा है वो बिलोंग करता था ऑस्ट्रिया से। तो देखो, हिटलर का जन्म हुआ ऑस्ट्रिया में, ये हिटलर बना कहाँ का? तनासा बना कहाँ का? जर्मनी का। तो इसको लगा ना कि यार मेरा जन्म भूमि तो ऑस्ट्रिया ही है, हमको काम करना है जर्मनी में, तो क्यों ना दोनों को आपस में मिला दिया जाए। तो दोनों को आपस में इन्होंने मिला दिया, तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी दोनों को आपस में इन्होंने मिला दिया। और एक स्लोगन क्या दिया? स्लोगन ये दिया कि वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, यानी कि एक ही आदमी है सब, चाहे वो ऑस्ट्रिया का हो चाहे जर्मनी का हो, भेदभाव नहीं होगा, सब एक है। पहला बात ये। वन एम्पायर यानी कि कंट्री एक हमारा होगा, और एक ही लीडर होगा, और लीडर भी वो कौन? हिटलर होगा। ठीक है, इन्होंने ये नारा दिया। आगे, हिटलर एक्वायर्ड जर्मन स्पीकिंग स्वीडनलैंड एंड स्वीडनलैंड फ्रॉम स्लोवेकिया। इसका प्रोनाउंसिएशन आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये बड़ा हार्ड वर्ड है।
चिकोस्लोवाकिया ऐसा कुछ करके नाम है, चलो खैर देखते हैं क्या है। तो ये स्वीडनलैंड ना पहले किसके कब्जे में हुआ करता था, इसके श्वेको चलो इसको थोड़ा सा ना पढ़ते हैं क्या है, जिको स्लोविकिया ऐसे कह लो, जिको स्लोविकिया कह लो, सिंपल सा, हाँ जिको स्लोवाकिया कह लो। तो ये जो स्वीडनलैंड था इसमें ना जर्मन स्पीकिंग पीपल थे। कहने का मतलब है कि स्वीडनलैंड में अधिकतर लोग कौन थे, वो लोग थे जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो हिटलर को क्या लगा, हिटलर को लगा ना कि यार यहाँ पे ना जर्मनी के लोग बहुत सारे हैं, लेकिन ये एरिया जर्मनी के कंट्रोल में नहीं है, तो क्या कर लो, इसको अपने अंडर में कर लो। कहने का मतलब यहाँ पे है कि स्वीडनलैंड में जो अधिकतर लोग थे वो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो हिटलर को लगा ना ये तो हमारा ही आदमी है, तो ये जर्मनी से बाहर क्यों है, इसको अपने अंडर में ले लो। लेकिन स्वीडनलैंड में पहले इस जगह का मतलब इस कंट्री का पहले इस पर कंट्रोल था, तो उसको अपने अंडर में ले लिया। बाद में लेटर ही एक्वायर्ड एंटायर जिगोस्लोवाकिया, सोचो बाद में पूरा जिगोस्लाविया ही मतलब जो भी नाम है वो उसको अपने पूरे अंडर में ले लिया। मतलब ये बोला ना कि स्वीडनलैंड से पेट नहीं भरेगा, इससे क्या होंगे, केवल जर्मनी के लोग अपने अंडर में आएंगे, है ना, मतलब कि जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं केवल वो अपने अंडर में आएंगे। पूरे को अंडर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिगोस्लोवाकिया को ही अपने अंडर में करना पड़ेगा। तो इन्होंने बाद में पूरे जिगोस्लाविया को भी अपने अंडर में कर लिया। बड़ा लालची आदमी था हिटलर। समझ रहे, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या होता है देखो, जर्मनी हैड अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे ना जर्मनी को हल्का फल्का सपोर्ट इंग्लैंड भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है अनस्पोकन। अनस्पोकन का मतलब है कि खुले तौर पे नहीं, हल्का फल्का कुछ कुछ सपोर्ट, थोड़ा बहुत। मतलब ये सपोर्ट ऐसा था कि भैया वक्त आने पे हम तुम्हारे खिलाफ भी हो सकते हैं, लेकिन जब तक जरूरत है तुमको तभी तक हम तुमको मदद कर रहे हैं, लेकिन बाद में यदि कुछ है तुम उल्टा पुल्टा हरकत किए तो तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे हम, सिंपल। तो जर्मनी को हल्का फुल्का सपोर्ट किसने किया, इंग्लैंड ने भी किया था उस समय पे, लेकिन ये सपोर्ट परमानेंट नहीं था कि हाँ तुमको हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, नहीं, जरूरत था कर दिया, कुछ उल्टा पुल्टा हरकत करोगे दोबारा ये तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएगा, सिंपल ऐसा था। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंग्लैंड, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वॉज टू हार्श फॉर जर्मनी। यानी कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुआ था, याद कीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, किससे किसके बीच में, अलाइड पावर और वेमार रिपब्लिक के बीच में जो हुआ था, उसमें जो समझौता हुआ था कि जर्मनी का अधिकतर रिसोर्स को अपने कब्जे में ले लेंगे, ये वाकई में बहुत ही खराब ट्रीटी था, बहुत खराब, मतलब बहुत खराब ट्रीटी था किसके लिए, जर्मनी के लिए। ये जर्मनी को तो लगता ही था, इंग्लैंड को भी लगता था, तो इसीलिए बेचारा इंग्लैंड ने क्या किया, इसको थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया कि लो भाई तुम भी आगे बढ़ो, लोन वोन दे दिया होगा जर्मनी को इंग्लैंड ने, तो आगे बढ़ गया। आगे Halberstadt advised Hitler not to invest huge money on army, war, etc. because Germany still ran on deficit financing. अब देखो हेल्मरस्टाड को भाई पूरा जिम्मेदारी मिल गया था, पूरे जर्मनी को रिकवर करना है, आगे लेके जाना है। तो हेल्मरस्टाड चूंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, अब यहाँ पे ना शुरुआत होने जा रहा है यहीं से वो कारण जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था। अब यहीं से थोड़ा सा आपको सावधान हो जाना है, बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं से 10-15 पॉइंट ऐसे कुछ हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था और किसके वजह से हुआ था। ठीक है, समझिए ध्यान से। अब यहाँ पे ना हिटलर का थोड़ा सा दिमाग पूरी तरीके से मतलब अलग चल रहा था। अब हिटलर अपने आप को जर्मनी तक सीमित नहीं रखना चाहता था, ये चाहता था कि जर्मनी में तो मेरा कंट्रोल है ही, क्यों ना अपना कंट्रोल पूरे यूरोप पे कर लिया जाए। अब जर्मनी का जो हिटलर था बेसिकली वो चाहता था कि पूरे यूरोप पे मेरा कब्जा हो जाए। अब आप पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहते हैं, इसे तो होगा नहीं कि दूसरे के पास जाएंगे आप बोलेंगे कि अपना कंट्री हमारे हवाले कर दो, ऐसा तो होने वाला है नहीं। आप क्या करोगे, वॉर करोगे, लड़ाई लड़ोगे, और लड़ाई में पैसा बहुत खर्च होता है ना। तो हेल्मरस्टाड ने कहा है हिटलर को कि सर आप युद्ध मत लड़िए अभी फिलहाल किसी कंट्री से। क्यों नहीं लड़िए, क्योंकि जर्मनी का हाल अभी फिलहाल बद से बदतर। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया, स्टिल रैन ऑन डिफिसिट फाइनेंसिंग। डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि जर्मनी अभी अपने आप को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाया है, ऑटोमेटिक ये मतलब पहले से अपने खुद कर्ज में है, और दोबारा आप युद्ध लड़ने वाले हैं किसी कंट्री के साथ, तो ऑब्वियस ये बात है जर्मनी और डूब जाएगा। यहाँ पे हिटलर को आगे गुस्सा। हिटलर क्या चाहता था, पूरे यूरोप पे कब्जा करना है, लेकिन मना कौन कर रहा था, हेल्मरस्टाड मना कर रहा था कि सर अभी आपको लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा बहुत खर्च होगा और आपके पास पैसा है नहीं, जो भी है उसको भी आप गवा देंगे। हिटलर को ना गुस्सा आ गया, हिटलर को लगा ना यार ये आदमी बड़ा बकर बकर करता है, कुछ भी काम करने जाते हैं टोक देता है बीच में।
मतलब एक तरीके से हिटलर क्या चाहता था, सिंपल आपको ऐसे लॉजिकली ऐसे समझो, हिटलर लड़ाई करना चाहता था, दूसरे कंट्री पे हमला करना चाहता था, पैसा खर्च करना चाहता था, सिंपल। और हेल्मरशट क्या चाहता था, जर्मनी को रिकवर करना है क्योंकि उसको जिम्मेदारी मिल गया था। तो हिटलर को ना एडवाइस करता है कि सर अभी आपको लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। हिटलर को आ गया गुस्सा, वो बोलता है नहीं ये आदमी बड़ा चप्पड़ चप्पड़ करता है, इसको हटाओ यहाँ से जल्दी। सोचो हिटलर ने ही उसको अपॉइंट किया था और हिटलर ही उसको क्या करता है, हटा देता है। एक ही रीजन से, रीजन ये था कि हिटलर को उसका बात अब पसंद नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि हिटलर जो करना चाहता था वो करने से मना कर देता था। अल्टीमेटली होता है क्या है देखो, देयर वॉज नो प्लेस फॉर कॉशियस पीपल इन नाजी जर्मनी, सो हेल्मरशैट हैड टू लीव। यानी कि सिंपल सा है कि जर्मनी में यहाँ पे ना वर्ड इस्तेमाल किया गया नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी मतलब नाजी पार्टी का कंट्रोल, अभी सिंपल सा। तो नाजी जर्मनी में, यानी कि जर्मनी में ऐसे किसी भी लोगों का कोई स्थान नहीं है जो कि हिटलर को कुछ करने से मना कर सके, सिंपल सा है। तो अब भाई आपने हिटलर को आप हिटलर को मना कर रहे हैं तो क्या हिटलर आपको रहने देगा उस पद पे? नहीं रहने देगा। तो अल्टीमेटली हेल्मरशैट को हिटलर ने हटा दिया भाई, बोला तुम हटो, अब निकलो, तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम बहुत टोकते हो, हर काम में तुम टांग अड़ा देते हो, बोलते हो कि नहीं करना है लड़ाई, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हिटलर को गुस्सा आया और उसको हटा दिया। आगे होता क्या देखो, हिटलर चूज वॉर टू गो आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे ना, अब समझना ध्यान से, पहली बात तो जर्मनी अभी अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया था। अब जर्मनी का जो हिटलर था ना, बेसिकली मतलब कहने का मतलब हिटलर को अब ये लग रहा था कि यदि जर्मनी को रिकवर करना है, जर्मनी का जो भी नुकसान हुआ है यदि वो दोबारा भरपाई करना है, तो एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? वॉर। दूसरे कंट्री पे हमला करो, उसको अपने कंट्रोल में ले लो, उसका धन संपत्ति हीरा मोती जो भी है सब अपने अंडर में आ जाएगा, जर्मनी अपने आप को खुद डेवलप कर लेगा। यानी कि ये हेल्मरशैट का बात अब बिल्कुल ना मान के ये चाहता है कि वॉर किया जाए, दूसरे कंट्री को अपने कब्जे में किया जाए, इससे जर्मनी हमारा ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। ये हिटलर का माइंडसेट था यहाँ पे। अब होता क्या देखो, सो इन सितंबर 1939 जर्मनी अटैक्ड पोलैंड। याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ था वो यहीं से हुआ था, और ये एकदम इसको ना एकदम गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा यहीं से शुरुआत हुआ था। सितंबर का महीना था 1939, ठीक है, और चला था 1945 तक, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से हुआ था? यहीं से हुआ था। शुरुआत हुआ था, जर्मनी ने हम अटैक किया था किसके ऊपर? पोलैंड के ऊपर। यहीं से हमारा कुछ कंट्री आ जाते हैं जर्मनी के सपोर्ट में, कुछ कंट्री आ जाते हैं पोलैंड के सपोर्ट में, तो ऑटोमेटिक हमारा क्या हो गया? दो ग्रुप बन गया, और दो ग्रुप जब आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियस ये बात है हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और यहीं से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, ठीक है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन कंट्री था ये तो आपको पता ही है पहले वाले क्लास से, हालांकि अभी भी कुछ कंट्री का नाम यहाँ पे आपके सामने मिल जाएगा। तो याद रखेंगे सबसे पहला बात कि जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड के ऊपर, और यहीं से हमारा शुरुआत हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ केवल हिटलर के लालच के वजह से हुआ था। यदि वो लालच नहीं करता सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, और हिटलर अपने आप को बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सुसाइड भी नहीं करता वो, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्या होता है। तो कहाँ से शुरुआत हुआ हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर? जर्मनी ने अटैक किया पोलैंड के ऊपर, और यहीं से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। अब होता है क्या, जरा इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। फ्रांस एंड इंग्लैंड, यहाँ पे इंग्लैंड का मतलब समझना यूनाइटेड किंगडम। उस समय पे ना इंग्लैंड जिसको हम लोग आज देखते हैं वो नहीं था, उसको मतलब पहले उसका दायरा बहुत बड़ा था। तो आप उसको यदि बुक में यूनाइटेड किंगडम बोले या इंग्लैंड बोले तो आपको मतलब उस समय पे फिलहाल सेम समझना है, ठीक है। आगे तो फ्रांस एंड इंग्लैंड ज्वाइंट पोलैंड फॉर सपोर्ट अगेंस्ट जर्मनी। यानी कि पोलैंड का साथ देने के लिए कौन आ गया? फ्रांस और इंग्लैंड। देखो यहाँ पे ना अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर यहाँ पे आपने बताया था कि जर्मनी को सपोर्ट किया था कुछ समय के लिए इंग्लैंड ने, लेकिन हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया था अनस्पोकन। अनस्पोकन का मतलब कोई भरोसा नहीं है, मदद कर रहा है करेगा, लेकिन जब मन बदलेगा तब इंग्लैंड का पार्टी चेंज हो जाएगा, भाई तुम्हारा साथ छोड़ देगा, सिंपल। तो कुछ समय तक जर्मनी को इंग्लैंड ने सपोर्ट किया भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनस्पोकन सपोर्ट, कोई इसका परमानेंट नहीं है कि हाँ तुमको हम सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, मन बदलेगा नहीं करेंगे, सिंपल। और यहाँ पे जर्मनी ने जब अटैक किया पोलैंड के ऊपर, यहीं से हमारा चालू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ऑब्वियस ये बात है भाई, अब कुछ कंट्री जर्मनी के सपोर्ट में आएगा, कुछ कंट्री पोलैंड के सपोर्ट में आएगा। तो पोलैंड के सपोर्ट में कौन कौन आ गया? फ्रांस और इंग्लैंड आ गया, ठीक है। आगे
In September 1940, a tripartite pact was signed between Germany, Italy, and Japan to support Germany against France, इंग्लैंड एंड पोलैंड। अब समझो यहाँ पे पहला बात, पोलैंड को सपोर्ट करने के लिए आया कौन? फ्रांस और इंग्लैंड। तो तीन कंट्री इधर हो गया। पहला कौन? पोलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड। ठीक है, ये अलग हो गया, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप बनता है किसका? जर्मनी का, इटली का और जापान का। यानी कि इन तीनों कंट्री के बीच में ना एक पैक्ट साइन हुआ था। पैक्ट मतलब एक समझौता हुआ था, उसी समझौता को हम लोग कहते हैं ट्रिपार्टीट पैक्ट। ठीक है, और ये हुआ कब था? सितंबर 1940 में। अब यहाँ पे आपको दो ग्रुप देखने को मिल गया होगा। पहला ग्रुप पोलैंड के सपोर्ट में जो था वो था हमारा फ्रांस और इंग्लैंड का। यानी कि पहले ग्रुप में हमारा तीन कंट्री, पोलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड, और ये सब किसके साथ थे? पोलैंड के साथ थे। और जो जर्मनी के साथ था वो कौन था? खुद जर्मनी था, इटली था और जापान था। लेकिन जर्मनी, इटली और जापान के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, एक समझौता हुआ था, तभी ये तीनों आपस में साथ में थे और युद्ध लड़ रहे थे। और उस पैक्ट का नाम क्या था? ट्रिपार्टीट पैक्ट था। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है भाई, आपको दो ग्रुप देखने को मिल गया। एक ग्रुप जर्मनी, इटली और जापान का, और एक ग्रुप फ्रांस, इंग्लैंड और पोलैंड का। सिंपल। अब क्या होने वाला? दो ग्रुप के बीच में लड़ाई, ऑब्वियस बात है। और यही लड़ाई का नाम क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, आगे। सपोर्टर ऑफ नाजी जर्मनी were installed in a large part of Europe which are under Hitler। अब हिटलर अपना पावर बढ़ाने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर को वो बेहतरीन तरीके से लड़ सके, इन्होंने क्या किया? अपने सारे सपोर्टर्स को पूरे यूरोप में फैला दिया। मतलब कि लोगों को इकट्ठा करो, क्योंकि लड़ाई लड़ना है भाई। अब आप अपने कंट्री के लोगों को लेकर तो लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका कंट्री में ऑलरेडी आदमी बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि अधिकतर आदमी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारा गया है, आपके पास तो आदमी ही नहीं है। तो हिटलर ने क्या किया? अपने सारे सपोर्टर को पूरे यूरोप में फैला दिया और बोला कि सब लोगों को पकड़ के लेकर आओ और हमारे लिए उसको तैयार करो, जो क्या करेगा? मेरे तरफ से लड़ाई लड़ेगा। अब होता क्या? देखो, बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट पीक ऑफ हिज पावर। 1940 तक, 1940 आते आते तक हिटलर जो है ना अपने पावर के पीक पे था। मतलब कि वो जो चाहता उस समय पे हो जाता। सोचो, मतलब पीक पे था। मतलब इसका मतलब है कि उस समय पे इससे ज़्यादा पावर किसी के पास नहीं था, किसी के पास नहीं। मतलब ये यदि कुछ बोलता था ना तो उसका पूरा असर देखने को मिलता था, नहीं इसके बाद में वजन होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा चालू हो चुका है और टाइम पीरियड आपको पता ही है 1939 से 1945। ठीक है, आगे क्या होता है? नाउ हिटलर वांटेड टू कॉन्क्यूर ईस्टर्न यूरोप। अब देखो, आप एक बार में तो पूरा यूरोप कब्जा कर नहीं सकते हैं, तो हिटलर ने क्या सोचा कि पहले यूरोप का ईस्ट वाला हिस्सा कंट्रोल किया जाए। ठीक है, आगे। ही वांटेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। यानी कि ये हमला क्यों करना चाहता था? पहला बात तो ये कंट्रोल करना चाहता था पूरे यूरोप पे, पहला बात ये। दूसरा बात ये चाहता था कि जर्मनी के लोगों के लिए भोजन का कभी कोई कमी ना हो। ऑब्वियस ये बात है ना भाई, आप जब पूरे यूरोप पे कंट्रोल कर लेंगे तो क्या जर्मनी के लोगों को कभी खाना का कमी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, क्या जर्मनी के लोगों को रहने के लिए जगह का कमी हो पाएगा? नहीं। पूरा यूरोप आपका है भाई, जहाँ चाहो वहाँ रह लो, जहाँ सोना है वहाँ सो लो, जहाँ आपको खाना है बैठ के वहाँ खा लो। तो जर्मनी का जो हिटलर था बेसिकली, यानी कि हिटलर जो था उसका मकसद केवल 2 ही 3 था। पहला बात तो ये था कि अपना जर्मनी पावरफुल होना चाहिए, दूसरा ये था कि पूरे यूरोप पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए, और तीसरा ये था कि जर्मनी के लोगों को खास करके कोई समस्या जीवन में कभी नहीं आना चाहिए। इसीलिए वो दूसरे कंट्री पे हमला करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ही अटैक्ड द सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग आज रसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन जून 1941। और ये जो रसिया है उस समय पे हमारे यूरोप का हिस्सा हुआ करता था। हालांकि आज भी रसिया का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा उसका एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो अब और वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो हमारा जो रसिया है वो ईस्ट साइड में ही पड़ता है ना। यानी कि हमारा जो रसिया वो ईस्ट साइड में पड़ता है। तो पहले इन्होंने किस पे हमला किया? मतलब कि शुरुआत तो हो चुका था पोलैंड पे हमला करके, लेकिन रसिया के ऊपर इन्होंने हमला कब किया? जून 1941 में किया। ठीक है, और इसका मकसद था केवल कि पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करना है, सिंपल। और उस समय पर रसिया जो है ना हमारा यूरोप का हिस्सा हुआ करता था। अब अलग हो गया, वो अलग बात है, आगे। लेकिन एक गलती इन्होंने कर दिया। गलती हिटलर ने क्या किया? देखो, देयर इज
मिस्टेक ऑफ हिटलर, ही एक्सपोज्ड द जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश यानी कि यूनाइटेड किंगडम एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू द पावरफुल सोवियत आर्मीज। यानी कि ये क्या मतलब कि ये कहाँ गया हमारा, हाँ ये इन्होंने रसिया के ऊपर हमला करने के चक्कर में इन्होंने अपने जर्मनी को दोनों तरफ से खुला छोड़ दिया। एक तरफ वेस्ट में, जिस वेस्ट के तरफ से जर्मनी के अंदर कौन एंटर कर गया, ब्रिटिश आ गया हमला करने के लिए, और ईस्ट साइड में इन्होंने जगह खाली छोड़ दिया रसिया के आर्मी के लिए। मतलब कि ये रसिया के ऊपर हमला कर रहा है, रसिया के ऊपर ये हमला कर रहा है, लेकिन इसका मकसद केवल हमला करना था, अभी अपने कंट्री को बचाना नहीं था। तो हमला करने के चक्कर में इन्होंने अपने जर्मनी को दोनों तरफ से खुला छोड़ दिया, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। अब ऑब्वियस ये बात है भाई, जब आपका कंट्री में ईस्ट की ओर भी कोई सैनिक नहीं है, आर्मी नहीं है, वेस्ट की ओर भी कोई आर्मी नहीं है, तो ऑब्वियस ये बात है आपके कंट्री में दूसरा कंट्री का आर्मी घुसेगा आपके कंट्री में, तबाही मचाएगा, सिंपल। तो वेस्ट साइड से कौन जर्मनी में घुसा, इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम, सिंपल। और ईस्ट साइड से कौन घुस गया, सोवियत आर्मी मतलब कि रसिया का आर्मी, सिंपल, ठीक है। अब ऑब्वियस ये बात है यहाँ पे जर्मनी का क्या हो गया होगा, हाल, बुरा हाल हो गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ से आपको घेर लिया गया है, ठीक है। आगे द सोवियत रेड आर्मी, सोवियत रेड आर्मी मतलब रसिया का आर्मी का बात कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। और उस आर्मी का कपड़ा कैसा होता था, यूनिफॉर्म रेड, लाल, ठीक है। तो रसिया का जो आर्मी जिसका ड्रेस लाल होता था, क्रश जर्मनी एट स्टालिनग्राड, यानी कि स्टालिनग्राड हमारा जगह का नाम है, वहाँ पे रसिया के आर्मी ने जर्मनी के आर्मी को गंदा मार मारा, मतलब पसीना छुड़ा दिया एकदम पूरा मार मार के, जर्मनी का हाल यहाँ पे खराब था। आगे आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी कंट्रोल ओवर द इंटायर ईस्टर्न यूरोप एंड फॉर हाफ अ सेंचुरी। मतलब कि जिस जगह पर जर्मनी कंट्रोल करना चाहता था उस जगह पर कंट्रोल किसका हो गया, रसिया का हो गया। सोचो, कहने का सिंपल सा मतलब है कि जर्मनी सक्सेस नहीं कर पाया, सिंपल सी बात है, और पूरी तरीके से ईस्टर्न यूरोप में रसिया का कंट्रोल हो गया, सिंपल, और लगभग हाफ सेंचुरी तक वहाँ पे उसका कंट्रोल रहा, ठीक है। आगे दी यूएसए, लेकिन यहाँ तक आप अच्छा एक बात बताइए, क्या अभी तक कहीं पे यूएसए का जिक्र हुआ, नहीं हुआ, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए भी था। अब जरा देखते हैं क्या होता है। The USA did not want to involve in this war because they did not want to face again all the economic problems that the First World War had caused. देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ना यूएसए का बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत नुकसान हुआ था। हालांकि आप ध्यान से देखेंगे तो यूरोप से बहुत दूर पड़ता है हमारा यूएसए, लेकिन इसका असर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का यूएसए पे भी देखने को मिला था। तो बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला था इसका यूएसए के ऊपर, और यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जानबूझ कर जाना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि इसका नुकसान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत हो गया था, इसको पता था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएंगे तो और नुकसान हो जाएगा, हमारे यहाँ पे और बुरा स्थिति आ जाएगा, इसीलिए ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाना नहीं चाहता है। लेकिन ये अपने आप को रोक भी नहीं पाता है। क्यों चला जाता है, इसके पीछे भी रीजन समझना। बहुत बार पूछा जाता है कि ना चाहने के बावजूद भी यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों आया, इसके पीछे रीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, समझते हैं क्या है। But USA could not stay out of the war for long because Japan was expanding its power in the east. अब हुआ क्या समझो, जापान जो था ना वो अपना पावर धीरे धीरे ईस्ट की ओर बढ़ाता जा रहा था, मतलब बड़ा भयंकर इसका पावर बढ़ रहा था। जापान हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना and was planning attacks on US naval bases in the Pacific Ocean. पैसिफिक मतलब पैसिफिक ओशन का बात कर रहा है। पैसिफिक ओशन में यूएसए का नेवी का वहां पे कंट्रोल था, समझिए बहुत ध्यान से इसको, मतलब यहाँ पे ना आपको कारण समझ में आएगा कि आखिर यूएसए ना चाहने के बावजूद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों आया। पहला बात तो ये कि इंडो चाइना का मतलब सिंपल सा है कि चाइना और इंडिया के बीच का जो जगह है वहां पे, पहला बात। दूसरा बात, पैसिफिक ओशन में जहाँ पे कि यूएसए का नेवी पहले से था, वहाँ पे अटैक करने का प्लान बना रहा था कौन, जापान। समझना, पैसिफिक ओशन में किसका नेवी है पहले से, किसका कंट्रोल है पहले से, यूएसए का है, और वहाँ पे हमला कौन करना चाहता है, जापान। अब भाई क्या आपका यूएसए चुप रहेगा, क्या नहीं रहेगा। आप उसके नेवी के ऊपर हमला करना चाहते हैं, षड्यंत्र रचा रहे हैं, तो ऑब्वियस ये बात है यूएसए तो चुप रहेगा नहीं। अब होता क्या है वो देखो,
With the support of Hitler, Japan bombed the US naval base at Pearl Harbor. पैसिफिक ओशन हमारा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और वहाँ पे एक बंदरगाह है, यानी कि बड़े बड़े जहाज जहाँ पे लगते हैं, उसका नाम है पियल हार्बर, और ये कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है। ठीक है। हिटलर के सपोर्ट से जापान ने बम गिराया, किसके ऊपर? पियल हार्बर के ऊपर बम गिरा दिया, जो कि वहाँ पे था क्या? यूएसए का नेवी का पूरा कैंप था बेसिकली, और वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, तहस नहस हो गया। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। यानी कि पैसिफिक ओशन में पहले से यूएसए का नेवी वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है उसको। ठीक है। और पैसिफिक ओशन में एक बंदरगाह है पियल हार्बर, जहाँ पे बड़े बड़े शिप आके लगते हैं। हिटलर के सपोर्ट से, यानी कि हिटलर के साथ मिल के जापान ने पियल हार्बर में बॉम्ब गिरा दिया, और वहाँ पे यूएसए का पूरा नेवी तहस नहस हो गया, पूरा दम बर्बाद हो गया उसका। अब यहाँ पे यूएसए को आ गया गुस्सा। इनको लगा ना कि जब जापान हमारे लोगों को तबाह कर सकता है, हमारे नेवी के कैंप को बर्बाद कर सकता है पैसिफिक ओशन में, तो हम चुप क्यों रहे। अब ये आ जाता है, नाउ द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द वॉर एंडेड इन मई 1945 with Hitler's defeat and the US dropping of the atom bomb on Hiroshima in Japan। और आपने कई बार सुना होगा कि अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया था। हालांकि यहाँ पे जिक्र केवल हिरोशिमा का हुआ है, लेकिन इसमें हमारा एक जगह नागासाकी भी है। नागासाकी और हिरोशिमा, दो जगह पर अमेरिका अपना एटम बॉम्ब गिरा देता है जापान के ऊपर। मात्र रीजन एक है, रीजन ये है कि जापान ने उंगली किया यूएसए के नेवी के ऊपर, इन्होंने पूरा जापान को उड़ा दिया, सिंपल। और इतना, और ये छोटा मोटा बम नहीं था, एटम बम था, यानी कि परमाणु, इसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, हिंदी में परमाणु बम कहते हैं। और इसका असर इतना खतरनाक रहा कि इसका प्रभाव आज भी जापान में देखने को मिलता है। यानी कि इसका जो रेडिएशन है इतना खतरनाक होता है कि जापान में आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आज जापान में, आज जो जन्म लेते हैं तो या तो वो लंगड़ा निकलता है, या तो वो बैढ़ा होता है, तो बोल नहीं पाता, इस प्रकार का। और ये सब का सब हो पाया एटम बॉम्ब की वजह से। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ। यूएसए नहीं आना चाहता था, लेकिन फिर भी क्यों आया, समझ में आ गया। पहला बात तो ये कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू क्यों हुआ, क्योंकि जर्मनी ने हमला किया पोलैंड के ऊपर, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए, और वहीं से हो गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू। कुछ कंट्री पोलैंड के सपोर्ट में आ गया, कुछ कंट्री जापान के सपोर्ट में, सॉरी जर्मनी के सपोर्ट में आ गया, और वहीं से हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू। और यूएसए ना चाहते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आ गया, और इसका सजा ये भुगतना पड़ा कि अल्टीमेटली हमारा जो जापान था उसके ऊपर बॉम्ब गिरा दिया गया, यूएसए ने गिरा दिया, और हिटलर पूरी तरीके से हार गया था, यानी कि जर्मनी उसमें हार गया। जर्मनी ने दोनों वॉर हारा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हारा है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हारा है, और इन दोनों वॉर की वजह से जर्मनी वाकई में बहुत कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हो गया, तो हिटलर अपने आप को गोली मार लेता है। ये हम लोगों ने पहले वाले क्लास में पढ़ा था। गोली इसलिए मारता है क्योंकि ये तो हार चुका है, अब इसको जो जीता है वो यदि हिटलर को पकड़ लेगा तो कितना गंदा मार मारेगा तो वो डर से क्या करता है, खुद को गोली मार लेता है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आखिर कैसे हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा हमारा द नाजी वर्ल्ड व्यू। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।